चलिए, तो स्वागत है आप सबका अपना चैनल के जेड क्लासेस 786 पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, ठीक है ना। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम हमेशा आप लोग के लिए निरंतर पर डे एक वीडियो आप लोग को मिल जा रहा है। ऑफलाइन का जो वीडियो होता है, जो क्लास रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग को मिलता है, तो आप लोग जुड़े रहें और कहीं भी हो घर बैठे आराम से तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आज शाम में हम लाइव तो ऐसे सुबह 7 बजे आते हैं पर डे, लेकिन आज संडे है तो आज संडे को शाम में आ रहे हैं, ठीक शाम 6 बजे। तो लाइव में जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार ग्रुप डिस्कशन में जुड़ के तो देखिए मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज जो आप लोग का सेशन रहने वाला वो ये है कि आज हम देख रहे हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री का चैप्टर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवाद पढ़ा चुके हैं, और उसका पार्ट 3 तक पार्ट 3 वीडियोस का है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों वीडियो अपलोडेड है, जाकर देख लीजिए जो लोग नहीं देखे हैं। तो आज उसके जस्ट ठीक बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं आपको चैप्टर 4 भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है ना जी। अब सबसे पहले बात आती है कि भारत में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। पिछले ही क्लास में बताया है आप लोग को। राष्ट्रवाद का मतलब होता है किसी भी देश के प्रति प्रेम, भाव, स्नेह, लगाव इत्यादि का गुण दिखाता है, उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर हम किसके राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे? तो भारत के राष्ट्रवाद में पढ़ेंगे। और आपको बताते चले पूरे एसएसटी का रीढ़ का हड्डी, यानी पूरे एसएसटी का जान है कौन? अगर कोई चैप्टर में, अगर कोई सब्जेक्ट में कोई चैप्टर है एसएसटी की बात करेगा अगर पूरे एसएसटी में, तो सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट है भारत में राष्ट्रवाद। यहाँ से आपको एग्जाम में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 10 से 15 क्वेश्चन सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा वेटेज इस चैप्टर का है। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ध्यान से समझना है, एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना, ताकि आपसे मिस ना हो सके और आराम से आप इतना नंबर ला सके इस चैप्टर से, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे भारत में राष्ट्रवाद। तो हम देखेंगे कि भारत में आखिर राष्ट्रवाद का विकास कैसे कैसे हुआ, है ना। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे भारत में राष्ट्रवाद का विकास जो है वो कैसे कैसे हुआ। तो चलो इसको बताने से पहले इसके पहले के थोड़ा सा घटना बताते हैं। पहले बात को समझना तो लो, ठीक है ना। देखो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, और भारत हमारा देश है ना, जो आप जानते हो अच्छे से कि सर हाँ हमारा तो भारत ही देश है। तो ये रहा हमारा प्यारा भारत, जो कुछ इस तरीके से दिखता है। अस्मारा क्लियर पूरा रहा ना? हाँ, ये है हमारा भारत जो इस तरीके से दिखता है, जिसको आप देख सकते हो, है ना। और इसी भारत में हमारे टोटल 2800 राज्य सम्मिलित हैं, और ये सब मिलकर ही भारत देश का निर्माण करता है। और आपको बताते चले कि जब हमारा देश पे अंग्रेज शासन चला रहा था, है ना, या जब चलाने के लिए आया हुआ था, यानी उसके पहले कोई एक कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया नाम की कंपनी थी, और वही जो है पहले जो है भारत में क्या करता था? शासन चलाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1857 की एक क्रांति होती है, जो आपको पता होगा, मे भी शायद 1857 में क्रांति होता है। तो ओकरा में जो है क्या करता है, मंगल पांडे जो होता है वो 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार देता है। एक का नाम होता है जनरल बाग, एक का नाम होता है जनरल ह्यूटसन, ठीक है ना। ये दोनों क्या करता है? ठाई गोली मार देता है। उसके बाद उधर क्रांति हो जाता है। तो फिर महारानी एक होती है जो इंग्लैंड की महारानी होती है, महारानी विक्टोरिया, वो सोचती है कि अगर इस तरीके से काम चलते रहेगा तो कहीं ऐसा नहीं हो कि इस तरीके से क्रांति अगर होते रहे तो कहीं ऐसा नहीं हो कि भारत हमारे हाथ से निकल जाए। तो 1857 के बाद 1858 में महारानी विक्टोरिया क्या करेगी? वो एक घोषणा करेगी, और घोषणा करके कह देगी कि अब से भारत देश पर ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं बल्कि सीधे डायरेक्ट महारानी का शासन चलेगा, यानी कि भारत देश पर महारानी का शासन चलेगा, ठीक है ना। तो एक ये भी कारण था तुम्हारा भारत में राष्ट्रवाद के उदय होने का। तो इसके बारे में हम आगे बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि जब हमारा भारत आजाद नहीं हुआ था उस समय हमारा भारत जो था वो बहुत सारे अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। बात समझ रहे हैं? बहुत सारा अलग अलग टुकड़ों में क्या था रे? बटा हुआ था, ठीक है ना। सब अलग अलग टुकड़ा में बटा हुआ था। इस तरीके से क्या था, वो अलग अलग टुकड़ा में बटा हुआ था। यानी कि ई मान के चलो कि ई वाला अगर टुकड़ा है तो इसको सिर्फ अपना क्षेत्र से मतलब है, ई वाला टुकड़ा है तो इसको अपना क्षेत्र से मतलब है। तो सब अलग अलग, यहाँ कोई राजा है, यहाँ कोई राजा, ये अपना शासन कर रहा है, ये अपना शासन कर रहा है, ये सब अलग अलग हिसाब से सोच रहा है, कभी एक दूसरे के बारे में सोच ही नहीं रहा है। इस तरीके से भारत में राष्ट्रवाद को होगा नहीं ना, क्योंकि क्षेत्र बटा हुआ ना, टूटा हुआ ना। फिर अंत में क्या होगा कि ये सब मिल जाएगा। क्या होगा? सब मिल जाएगा। जब सब मिलेगा तो पूरा एक देश बनाएगा, मिलकर के बड़ा क्षेत्र बनाएगा।
तब इस सब में जो जब जब ये सब मिल जाएगा ना, तो जब ये लोग सोचेगा तो पूरा देश के बारे में सोचेगा, सबके बारे में सोचेगा, तो सबके बारे में सोचेगा तो वही होगा कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे कैसे हुआ। तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय का जो सबसे पहला मेन कारण था वो था राजनीतिक कारण। सबसे पहला जो मुख्य कारण था वो क्या था? राजनीतिक कारण। अब राजनीतिक कारण में क्या होगा ना कि जैसे जो अंग्रेज लोग था ना, मतलब एक ऐसे समझो ना कि पावर, सत्ता, सब सत्ता अपने पास रख लेगा। कौन? अंग्रेज। अंग्रेज जो है वो सारा का सारा सत्ता, सारा का सारा पावर अपने पास में ले लेगा, है ना। तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? ये सब राजनीतिक कारण के अंतर्गत आ जाएगा। अब राजनीतिक कारण में जो सबसे पहला कारण था भारत में, हम क्या बोले, भारत के राष्ट्रवाद के विकास में सबसे अहम भूमिका किसका था? राजनीतिक कारण का। राजनीतिक कारण का बड़े बड़े कारण था, जिसमें हमें सबसे पहला कारण अभी बता दें कि 1858 में ईस्वी में क्या करता है, महारानी विक्टोरिया जो है यह घोषणा कर देता है कि अब संपूर्ण देश में किसका शासन होगा? महारानी का शासन चलेगा। तो क्या किया? 1858 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में कहाँ की महारानी थी? इंग्लैंड, जिसको ब्रिटेन भी बोलते हैं, इंग्लैंड की महारानी, इंग्लैंड की महारानी, उसका क्या नाम था? महारानी विक्टोरिया। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ये क्या करती है? इसने घोषणा किया, विक्टोरिया ने घोषणा किया, विक्टोरिया ने क्या किया? घोषणा किया कि अब से संपूर्ण देश में महारानी का शासन चलेगा। घोषणा किया कि अब से संपूर्ण देश में, अब से संपूर्ण देश में, है ना, महारानी का शासन चलेगा। ऐसा किसने घोषणा किया? तो महारानी विक्टोरिया ने क्या किया? घोषणा कर दिया। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं आता। चलो अगला दूसरा पॉइंट समझो इसका। राजनीतिक कारण का दूसरा पॉइंट क्या था? राजनीतिक कारण का दूसरा पॉइंट क्या था? तो राजनीतिक कारण का जो दूसरा अहम पॉइंट था वो ये था कि अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार नीति। क्या था? अंग्रेजी साम्राज्य का दूसरा था अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार नीति। अब अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार नीति में क्या था? तो अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार नीति में यह था कि, ध्यान सुनना, हम अभी क्या बता रहे थे, पहले हमारा भारत बहुत सारे टुकड़ा बटा हुआ था, बटा नहीं पड़ता था, अलग अलग टुकड़ा, अलग अलग भाग में क्या था, ये अलग अलग भाग में ये बटा हुआ था। तो जब जैसे कि मान के चलो कि अलग अलग भाग में सब भारत हमारा पूरा बटा हुआ है, ठीक है ना, तो क्या होता था कि जैसे मान के समझो कि अगर अंग्रेज देखा कि सब अलग अलग है, तो अंग्रेज एकरा पर आया, इसको ठोका ठटा, इसको मारा पिटा, इसको इस क्षेत्र पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? फिर यहाँ पर गया अंग्रेज, फिर इसको मारा, ठोका ठटाया, इसको क्या इस क्षेत्र पर क्या कर लिया? कब्जा। इसी तरीके से वो धीरे 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 क्या किया? सब पर धीरे धीरे वो क्या करते गया? कब्जा करते गया। क्या करते गया? कब्जा करते गया। अब बात को समझना कि जब कब्जा करते गया धीरे धीरे इस तरीके से, तो जब देखा कि अरे यार ये तो अंग्रेज आ रहा है, हमने सबको मार रहा है, और सब मिल मार के कुछ करा, कब्जा कर ले रहा है। क्योंकि जब इसको मारता था तो ये बचाने नहीं आता था, और जब इसको मारता था तो इसको मारता था तो इसको बचाने नहीं जाता था, कोई किसी को नहीं जा रहा था। अंग्रेज इसी बात का फायदा उठा लिया और क्या किया? हड़प नीति अपनाया। हड़प नीति का मतलब ठोको और हड़प लो, ठोको और हरा दो, और हरा करके क्या कर लो? हड़प लो। तो वो इस तरीके से सबको हराने लगा, हरा के वो हड़पने लगा। तो जब देखा कि मान के चलो कि इसको भी हड़प लिया, इसको भी हड़प लिया, इसको भी हड़प लिया, इसको सबके कौन हड़प रहा था? अंग्रेज। सबके अंग्रेज में ना हड़प रहा है। कौन हड़प रहा है? तो सबके दुश्मन कौन? अंग्रेज है ना। तो कभी तो ऐसा नहीं देखता है, तो सोचा ना ये सब आपने मिल गया, कुछ किया, चारों मिल गया, पांचों मिल गया, मिल बोला कि देखो हमने के तो एक ही दुश्मन है। कहाँ? तो हमने आपस में काहे लड़ रहा, हमने ये सब मिल जाओ, हमने मिलकर उसको ठोकेंगे भर मतलब। तो बोला हाँ ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? सब देश क्या होगा? एक दूसरे से मिलेगा, मिलने की कोशिश करेगा, आपस में बातचीत करेगा। तो जब आपस में बातचीत करेगा तो सब एक दूसरे के बारे में सोचने लगेगा, मतलब पूरा देश के बारे में सोचने लगेगा। इसी तरीके से पूरा देश मिल जाएगा और सब पूरा देश मिलकर सोचने लगेगा। तो इससे भी जब पूरा देश के बारे में सोचेगा तो मतलब भारत में राष्ट्रवाद का उदय होगा ना। तो एक कारण ये भी था भारत में राष्ट्रवाद के उदय होने का। कोई दिक्कत नहीं होता, जिसको नहीं देखता है कि चार दोस्त है, चारों दोस्तों के एक आदमी आता है, बारी बारी सबके मारता है, मारता है। अब अकेले रहता है, कमजोर रहता है। तीन गो भाई एक साथ है, तीसरा का गोतीवा नहीं को बोल रहा है,
लेकिन जो है ना तीनों भाइयों में लड़ाइया हो गए, तीनों अलगे अलगे, तो बाहर वाला आकर के तीसरा का आदमी क्या करता है, मारे पीटे लगता है और मार के चल जाता है, पीट के चल जाता है, लेकिन साथ तो नहीं ना। लेकिन अगर वो तीनों भाई मिल जाए तो तीनों भाई मिलकर उसको मार सकता है। तो वैसे यहाँ चारों दोस्तों मिल जाएगा, इसको ठोकेगा ना। तो वैसे सभी देश यहाँ जो टुकड़ा बटा हुआ तो क्या करेगा, सब एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो अंग्रेज को आसानी से वो सबक सिखा सकता है। इस प्रकार जब एक होगा तो यहाँ से भी राष्ट्रवाद की भावना जगेगा कि नहीं जगेगा, जगेगा। अब देखो ध्यान से, अंग्रेजी इस तरीके से अंग्रेज क्या करता था, इसी तरीके से सबको पीटता था, पीट करके अपना क्षेत्र क्या करता था, कब्जा जमाता था और अधिकार कर लेता था। तो अंग्रेज साम्राज्य का विस्तार नीति में एक सबसे इम्पोर्टेंट था, सबसे इम्पोर्टेंट हड़प नीति था डलहौजी की हड़प नीति। किसकी था, डलहौजी। हाँ, डलहौजी की हड़प नीति। डलहौजी की हड़प नीति क्यों फेमस था, बहुत फेमस था। डलहौजी जो था ना, ये घोषणा क्या था, क्या क्या था, घोषणा क्या था कि जितना भी इस क्षेत्र में जितना भी राजा है, अगर उसका अपना संतान नहीं है, अपना संतान नहीं है, तो उसका जितना भी संपत्ति रहेगा, जितना भी एरिया रहेगा, जितना सब साम्राज्य रहेगा, वो सब किसका हो जाएगा, अंग्रेज का। किसका हो जाएगा, यानी अंग्रेज उसको क्या कर लेगा, ले लेगा। तो दिक्कत यहाँ तक नहीं। जब इस तरीके से कांड करेगा तो कोई भी अपना राजा चाहेगा कि अपना साम्राज्य बचाए, तो उसके लिए क्या करेगा, वो युद्ध करना चाहेगा, राष्ट्रवाद की भावना जाएगा, किसी से मदद मांगेगा, है ना। तो ये कारण ये याद रखिएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक है। तो दूसरा मुख्य कारण हम लोगों ने देख लिया। इसका तीसरा कारण देखते हैं, राजनीतिक में तीसरा कारण जो था, तो भारत का एक गवर्नर जनरल था जिसको हम वायसराय भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। उसका नाम था लॉर्ड लिटन। क्या नाम था, लॉर्ड लिटन। सब इम्पोर्टेंट है तो याद रखना ना, लॉर्ड लिटन। क्या है, लॉर्ड लिटन। तो ये जो था, ये जो लॉर्ड लिटन था ना, ये क्या करता है, क्या था, भारत का गवर्नर जनरल था। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ये एक एक्ट लाता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर, हाँ, क्या लाता है, एक एक्ट लाता है जिसको बोलते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लाता है, 1878 में। कब लाता है, 1878 ईस्वी में लेके आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अच्छा, इसके अंतर्गत क्या होता है सब, इसका कार्य बताओ। तो देखो इसके अंदर क्या होता है कि जब लॉर्ड लिटन, जब अंग्रेज जो है भारत में रह रहा था, जब ये आता है भारत में, तो भारत में आके देखता है कि भारत में 2 तरह का अखबार छप रहा है। एक तो इसका अंग्रेजी भाषा जो अंग्रेजी लोग छापता था, इंग्लिश में छापता था, और भी भाषा जैसे बंगाली हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, मराठी हो गया, ये सब भाषा में क्या करता था, पेपर छपता था, ठीक है। पेपर छपता था, तो चूंकि अंग्रेज लोग क्या कर रहा था, वहां पे कब्जा करके रख लेता भारत देश पे। तो जो अपना भाषा था, जो अपना लोकल लैंग्वेज का जो भाषा था, अंग्रेजी वाला छोड़ के, उसमें भारत में क्या क्या हो रहा है, अंग्रेज लोग कैसे कैसे सबको परेशान कर रहा है, उसके बारे में लिखा रहता था। और ओकरा में खाली अंग्रेज की बुराई कर रहता था, तो जिसको पढ़ करके भारतवासी आसानी से समझ जाता था। और जब पढ़ेगा उसको पढ़ेगा तो देखा कि अंग्रेज ऐसे से कर रहा है हमने के साथ, तो उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगेगा, वो लड़ने के लिए उत्सुक हो जाएगा, नहीं बोलेगा मार के डेंगाई देवे कर, वो भी अंग्रेज वाके नहीं रहे, मारने की भावना जगेगा ना। तो ये लॉर्ड लिटन क्या सोचा कि ऐसा करने से क्या हो रहा है, हम लोग को नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है, सब लोग पढ़ रहा है, सबके अंदर राष्ट्रवाद का भावना जग रहा है ना, तो हम लोग के खिलाफ सब खड़ा हो रहा है, क्रांति कर दे रहा है। ऐसा करते हैं, पेपर में बंद कर देते हैं। यानी कि जो यहाँ पे हिंदी, मराठी, बंगाली या और भी जो लोकल भाषा में पेपर छपता है, उसको क्या करेंगे, बंद करना है, उसको बंद करेंगे और सिर्फ एक भाषा मान्यता देंगे, अपना भाषा, अंग्रेजी भाषा। किसको, तो ये क्या करता है कि सब जितना भी भाषा में छपने वाला पेपर था वो सबको बंद करवा देता है। क्या करवा देता है, बंद करवा देता है, और सिर्फ अंग्रेजी भाषा वाला पेपर को क्या करता है, मान्यता दे देता है कि सिर्फ अंग्रेजी भाषा का ही पेपर है, यहाँ पे क्या होगा, चलेगा। तो ये यहाँ पे लॉर्ड लिटन के बारे में याद रहेगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या समझ में आ गया, तो सवाल पूछेगा एग्जाम में कि बताओ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लाया था, तो लॉर्ड लिटन। कब लाया गया था, तो 1878 में लाया गया था। ये क्या कहानी है बता ही दिए हैं। और एक सवाल यहाँ से और पूछता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, नोट में देख के लिख लेना है, ठीक है ना। एक सवाल यहाँ से पूछता है, कहेगा कि ऐसा कौन सा प्रेस था, ऐसा कौन सा अखबार था जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के डर से, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के डर से रातों रात अपना भाषा बंगाली से बदलकर अंग्रेजी भाषा में छाप देता है। जैसे कि वो जो पेपर था वो क्या था, बंगाली भाषा में लिखा था। अच्छा, सब पर बैन लगा दिया ना, जब एक आया तो बैन लग गया, तो क्या किया, रातों रात अपना भाषा बदल दिया इसके डर से।
और भाषा को बंगाली से कर दिया अंग्रेजी में। इसमें कर दिया। उसका क्या नाम था? उसका नाम था अमृतलाल बाजार पत्रिका। क्या था? अमृतलाल बाजार। हाँ, उसका नाम था। तो जो डर से किया है ना, डर से, उसका नाम क्या था? अमृतलाल। अमृतलाल। हाँ, अमृतलाल बाजार पत्रिका। अमृतलाल बाजार पत्रिका। याद रहेगा तो लोग नहीं रहेगा? बोलो। अमृतलाल बाजार पत्रिका, यानी यही वो अखबार है जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के डर से रातों रात बंगाली भाषा से कौन भाषा में छाप दिया? अंग्रेजी भाषा में। हाँ, पहले ही कौन भाषा में था? पहले था बंगाली भाषा में। कौन भाषा में? अब बाद में कौन भाषा में हो गया? अंग्रेजी। हाँ, बाद में हो गया अंग्रेजी भाषा में। यानी इसको बंगाली से कौन सी में छाप दिया? अंग्रेजी भाषा में छाप दिया। ठीक है ना? पहले बंगाली में था और बाद में क्या हो गया? अंग्रेजी भाषा में हो गया। तो पूछेगा तो बता देगा। तो फिर यहाँ से सवाल और बनता है, पूछता है कि अमृतलाल बाजार पत्रिका, अमृतलाल बाजार पत्रिका के मालिक कौन था? जो अमृतलाल बाजार पत्रिका है, इसका मालिक कौन था? तो एक दो को मालिक था, है ना? इसका मालिक क्या था? मालिक क्या था? मालिक दो। एक था मोतीलाल घोष। क्या था? मोतीलाल घोष। लिख देना। एक था मोतीलाल घोष। एक था शिशिर कुमार घोष। क्या था? शिशिर कुमार घोष। क्या था? मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष किसका मालिक था? अमृतलाल बाजार पत्रिका को, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के डर से बंगाली भाषा से किस भाषा में बदल दिया? अंग्रेजी भाषा में बदल देता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? आप लोग को दिक्कत नहीं ना हो रहा है? तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फटाफट दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, अगला जो इसका पॉइंट आने वाला वो ये है। अगला जो पॉइंट है इसका, चौथा पॉइंट वो ये कहता है, अब लॉर्ड लिटन के बाद एक और अंग्रेज अधिकारी आएगा जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम होता है लॉर्ड लिटन। अच्छा, लॉर्ड लिटन एक और एक्ट लाता है। लॉर्ड लिटन एक और एक्ट लाता है। चौथा क्या बोल रहे थे? लॉर्ड लिटन जो है एक और एक्ट लाता है। अब बताओ कि जब हम तीसरा जो पॉइंट बताए तो इस तरीके से जब प्रेस पे पाबंदी लगा दिया है ना, खाली कहा कि हमारा अंग्रेजी वाला खाली छपेगा, तो सब भारतवासी को गुस्सा नहीं आएगा? रे आएगा नहीं आएगा? तो गुस्सा आएगा तो राष्ट्रवाद की भावना जगेगा, बोलेगा अंग्रेज को भगाना पड़ेगा। तो यहाँ से भी राष्ट्रवाद का उदय होता है, कारण ये भी रहा। अगला क्या बोल रहे? लॉर्ड लिटन जो है वो क्या करता है? 1879 में, कब? यानी एक साल के बाद, एक साल के हाँ, लॉर्ड लिटन जो है 1879 में, 1879 में क्या करता है कि एक एक्ट लाता है, इसको बोलते हैं आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट क्या बोलते हैं? आर्म्स एक्ट। क्या बोलते हैं इसको? आर्म्स एक्ट। लॉर्ड लिटन 1889 में क्या लाता है? आर्म्स एक्ट लाता है। और आर्म्स एक्ट के तहत पता है क्या होता है? ये कहता है, लॉर्ड लिटन घोषणा करता है इस एक्ट के तहत कि जितना भी अंग्रेज है सबके पास हथियार रह सकता है। यानी अंग्रेज को हथियार रखने का अधिकार दिया गया है, लेकिन जितना भी भारतवासी है, जितना भी भारत के निवासी हैं, भारत के लोग जो भारत में रहते हैं, वो आप हथियार नहीं रख सकते हैं, ऐसा अधिकार इसको नहीं दिया गया। तो जिससे लोगों को क्या हुआ? भारतवासी को बड़ा बुरा लगा और गुस्सा आया, बोला ये क्या हो सकता है? यानी तू लोग हम लोग पर जुर्म ढालते रहेगा और हम लोग को जवाब नहीं देंगे। यानी हम लोग को हथियार रखने के लिए नहीं कर रहा है, क्योंकि जान रहा है कि अगर कहीं लोग हथियार रखेगा ना तो हमनी का खतरा हो जाएगा, कहीं मार उड़ ना दे हमनी के ढाई गोली, है ना? गड़बड़ है ना? तो यही लाता है आर्म्स एक्ट 1889 में, जो कहता है कि अंग्रेज सिर्फ हथियार रख सकता है और भारतवासी हथियार नहीं रख सकता है। जब इस तरह का कांड होगा तो भारतवासी में राष्ट्रवाद की भावना जगेगा, गुस्सा आएगा तो राष्ट्रवाद की भावना जगेगा और अंग्रेज के प्रति वो क्या होगा? क्रूर होगा। क्या होगा? क्रूर होगा। कोई दिक्कत? इसके बाद एक आता है लॉर्ड लिटन। खत्म हो गया। लॉर्ड लिटन के बाद आता है लॉर्ड रिपन। क्या आता है? कौन आता है? लॉर्ड रिपन आता है। कौन आता है? लॉर्ड रिपन आता है। और लॉर्ड रिपन आते के साथ 1883 में एक बिल लाता है। क्या लाता है? बिल का भी नाम बता देंगे, पहले समझो। लॉर्ड रिपन जो था ये थोड़ा अच्छा आदमी था, मतलब थोड़ा अच्छा था, ज्यादा अच्छा नहीं, थोड़ा अच्छा था। कि जब आता है भारत में तो सोचता है कि चलो भारत के लोगों को, यानी भारतवासियों को कुछ छूट दिया जाए,
कुछ अधिकार दिया जाए, ठीक है। तो वो अधिकार के मतलब इसको क्या मिलेगा, अधिकार में इसको पहले क्या नियम था ना कि अगर कोई अंग्रेज गलती करता है तो हम जैसे केस होता तो कहा जाता है कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जज होता है ना, तो पहले जो जज होता था वो अंग्रेज अधिकारी ही रहता था। कौन रहता था? भारत का जो जज होता था वो फैसला नहीं सुनाता था। तो गड़बड़ है ना, अगर अंग्रेज गलत भी कर रहा है, नहीं रे, अंग्रेज अगर गलत कर रहा है तो अंग्रेज तो बच जाएगा, बचेगा नहीं बचेगा, आप लोग बताओ। हाँ, तो बचेगा। तो ये क्या करता है, कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि अंग्रेज अधिकारी तो अंग्रेज तो जज हो ही सकता है, लेकिन अगर कोई अंग्रेज गलती करता है, अगर कोई भारतवासी चाहता है कि नहीं हम इससे संतुष्ट नहीं है, अंग्रेज अधिकारी से संतुष्ट, अंग्रेजी जज से संतुष्ट नहीं है, हम भारतीय जज अपना रखना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या कर सकता है, भारतीय जज को रख सकता है, भारतीय जज को रख सकता है। तो जब इस तरीके से हुआ ना, तो ये जो नियम लाया, ये जो बिल लाया, कि बिल के तहत लाया था, उस बिल को बोलते हैं इलवर्ट बिल। क्या बोलते हैं? इलवर्ट बिल। तो 1883 में लाता है कौन? लॉर्ड रिपन लाता है इलवर्ट बिल। इलवर्ट बिल है ना, इलवर्ट बिल लाता है। कोई दिक्कत आता है जब इलवर्ट बिल लाता है, और इसके तहत क्या क्या था बतावे क्या, कि भारत जो है अपना एक भारतीय जज को रख सकता है। अगर अंग्रेजी जज से संतुष्ट नहीं है तो कहेगा हम भारतीय जज रखना चाहते हैं, तो रखेगा। जब ये नियम आया ना, बिल आया ना, तो जो अंग्रेज अधिकारी था वही अगर विरोध कर लगा, वही इसका उल्टा अंग्रेज का विरोध कर लगा। कहा कि ऐसा नियम क्यों निकाल दिया, अरे तो खतरा हम लोग के लिए। जब उन लोग को दे दिया तुम की है, तो हम लोग कुछ गलती करेंगे तो हम लोग फंस जाएंगे, हम लोग को चोरी पकड़ी जाएगी, दिक्कत हो जाएगा ना। तो क्या करता है, सब विरोध करने लगता है, कुछ अधिकारी मिलकर क्या करता है, विरोध करता है। तो बेचारा लॉर्ड रिपन को अंतिम में इलवर्ट बिल जो है वो क्या करना पड़ता है, वापस ले लेना पड़ता है। और फिर बाद में वापस लेता है तो बाद में क्या करता है, एकरा में कुछ संशोधन करता है। क्या करता है? संशोधन। और संशोधन कर करके चाहत पानी लेके आओ ना नीचे से, और देखो अगर फैन है तो ला दो, ले ला लेते जाओ। तो हम क्या बोल रहे थे, हाँ, संशोधन करता है। क्या करता है? संशोधन। और संशोधन कर करके क्या करता है, संशोधन करके कहता है कि जो यहाँ अधिकार देले था ना तू लोग कि भारतीय जज कर सकता था, ये कुछ बोला, ये अंग्रेजों का अधिकार संशोधन करके बिलवा में संशोधन करता है, और अंग्रेज को भी अधिकार दे देता है कुछ कि अगर तो तू भी दो जज रख सकता है। अगर मान लो तू भारतीय जज से संतुष्ट नहीं है, भारतीय जज से संतुष्ट नहीं है, तो तुम अंग्रेजी जज को बुला सकता है। तो फिर तो वही पता हो जाएगा ना यार, संशोधन करके कह दिया कि अंग्रेजी जज को बुला ही सकता है, और जब अंग्रेजवा आएगा तो फैसला अंग्रेजों के पक्ष में सुनाएगा, तो ये कानून का मतलब रहा, अरे रहा रे, तो रद्द हो जाएगा, फिर क्या होगा, इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो अंतिम में क्या होता है, लॉर्ड रिपन को बेचारा क्या करना पड़ता है, कैंसिल करना पड़ता है, मतलब वापस लेना पड़ता है। एक अहम भूमिका ये भी था भारत में राष्ट्रवाद को जन्म देने का। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को परेशानी है नहीं। उसके बाद हम लेकर चलेंगे तो लोग 1905 की, इसका अगला जो पॉइंट होगा 1905 में है। 1905 में भी एक जनरल आता है, एक अधिकारी आता है, उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। कौन आता है? लॉर्ड कर्जन। ध्यान से सुनना, उसका नाम होता है लॉर्ड कर्जन। ये क्या करेगा, ये आएगा और आ करके बंगाल के क्या कर देगा, विभाजन कर देगा। क्या कर देगा? बंगाल के विभाजन कर देगा। देखो देखो तू लोग दिखाते हैं, देखा चला इधर अब दिखते हो तो ये उजला देखा, हम घेरते ही उजला देखते होते। ये कौची है, ये बांग्लादेश है। क्या है? बांग्लादेश है। और ये तुमको हरा हरा दिखाई दे रहा है, यहाँ से इसे देखो, ये वाला, ये हरा वाला दिखाई दे रहा है, ये हरा वाला, और ये उजला दिखाई दे रहा है। ये हरा वाला पश्चिम बंगाल, और ये उजला वाला कौची है, बांग्लादेश। ये पहले पूरा बंगाल था। क्या था? पहले पूरा बंगाल था। अब अंग्रेज जब लॉर्ड कर्जन 1905 में यहाँ आता है तो वो देखता है कि यहाँ पर कौन कौन जाति के लोग था, तो इधर रहता था मुस्लिम, इधर था हिंदू, ठीक है ना। और ये दोनों में खूब दोस्ती था। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम में क्या था, खूब दोस्ती था। और कुछ भी घटना वगैरह का अंजाम होता था तो यहीं से शुरुआत होता था। रविंद्रनाथ टैगोर वगैरह यहीं के थे। कुछ भी नहीं कहता है कि खाली एगो कहीं से चिंगारी निकल गए, बस पूरा आग लग गए जंगल में, तो ये चिंगारी निकाले का काम करता था। तो ये लॉर्ड कर्जन देखा ना कि यही जो है ना, ये मेन जड़ है। हिये से कोई उक्सुम निकलता है, पूरे देश में फैल जाता है। तो एकरे तोड़ दे, जब एकरा तोड़ देगा ना तो अपने थोड़ा सा सब घट जाएगा।
तो वो आता है, वो आके क्या करता है, इन्हें मुस्लिम को भड़का देता है, इन्हें हिंदू को भड़का देता है, और भड़का के दोनों को आपस में लड़वा देता है। कुछ करता है, लड़वा देता है। सोचता है कि जब दोनों को लड़वा देंगे आपस में तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, दोनों को सेटिंग कर देना, तो दोनों को क्या करेगा, आपस में लड़वा देगा। अब यहाँ हिंदू मुस्लिम लड़ गया आपस में, जब हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ेगा तो बंटवारा होगा, है ना रे। मुस्लिम वाला बोलेगा हम, मुस्लिम वाला अपने एक साइड रहेगा, हिंदू वाला अपना एक साइड रहेगा, बंटवारा हो जाएगा यहाँ पर। तो देख यही क्या होता है, तो ये बंगाल का जो लॉर्ड कर्जन होता है वो क्या करता है, बंगाल का विभाजन करता है। क्या करता है, बंगाल का क्या कर दिया रे, विभाजन कर दिया। विभाजन करके इसको दो भाग में बांट दिया। इन्ने वाला को बोल दिया पूर्वी बंगाल, क्या बोल दिया, पूर्वी, और इधर वाला को बोल दिया पश्चिमी बंगाल। कोई दिक्कत है, यानी हरियर का तू इधर ध्यान देना, तू क्या देख रही, इधर वाला हो गया पूर्वी बंगाल, सॉरी इधर वाला हो गया, देख उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो इन्ने वाला बोले पूर्वी बंगाल, इन्ने वाला पश्चिमी। तो इन्ने वाला जो पश्चिम बंगाल जो भी है हमने के पास भारत बचल है ना रे, और इन्ने वाला जो ये पूर्वी बंगाल था ना, तो ये जो पूर्वी बंगाल जो बच गया वापस, पूर्वी बंगाल जो बच गया, यही पूर्वी बंगाल आज के देश में कौन सी है, बांग्लादेश। कौन सी है रे, बांग्लादेश, जहाँ जो मुस्लिम देश है ना, तो क्या हो गया, ये बांग्लादेश है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है तुम लोग को, हाँ। तो यही बात बांग्लादेश के नाम से बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, अब चलो इधर हम सुनो, लग रहा है लड़के यहाँ बैठो, कुछ नहीं लग रहा है, यहाँ बैठो ना पागल, आप मुँह थोड़ा कर देंगे, इधर बैठ जाते यहाँ बच्चा। ये देखो लॉर्ड कर्जन 1905 में क्या करेगा, लॉर्ड कर्जन क्या करेगा 1905 में, 1905 में लॉर्ड कर्जन जो है वो क्या करेगा बच्चा जी, ध्यान दो, वो बंगाल को बांट देगा, बंगाल को विभाजन कर देगा। लॉर्ड कर्जन 1905 में क्या करेगा, बंगाल विभाजन करेगा। क्या करेगा, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। अब बंगाल विभाजन कैसे कैसे क्या समझ में आए क्या, समझा तो देवे क्या आप लोग को, तो पूछता है एग्जाम में कि बताओ बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो क्या बोलना 1905। बोले कि बंगाल का विभाजन किसने किया था, किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था, या किस जनरल ने किया था, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। उसके बाद 6 साल के बाद, 6 साल के बाद, फिर 6 साल के बाद जाओ, यानी 6 साल के बाद कुछ हो जाएगा 1911, तो 6 साल के बाद रद्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बंगाल विभाजन जो था उसका विरोध होने लगा, तो क्या होगा, रद्द हो जाएगा। रद्द कब हो जाएगा, रद्द हो जाएगा 1911 में। कब हो जाएगा, रद्द हो जाएगा 1911 में। आई कौन करेगा, किसका प्रयास से होगा, कौन करेगा, बंगाल विभाजन रद्द कौन करेगा, तो वो करेगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन करेगा, हाँ लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, है ना, इसका नाम क्या था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, यानी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा बंगाल विभाजन क्या हो जाएगा जी, रद्द हो जाएगा। पूछेगा बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ, 1911 में। अरे लहर लग गया तो लग गया, पढ़ना है कि लहर चल दे। हाँ तो यहाँ तक बता दिया, समझ में आ गया। बंगाल विभाजन और रद्द समझ में आया। तो बंगाल का जो विभाजन किया था वो किस आधार पर किया था, पूछता है कभी, याद रखना, हिंदू मुस्लिम के आधार पर, इसके आधार पर, हिंदू मुस्लिम के आधार पर किया था, समझा था ना फिर। हाँ किस आधार पर किया बंगाल विभाजन, हिंदू मुस्लिम के आधार पे, हिंदू मुस्लिम के आधार पर कर दिया। उसको तो अंग्रेज क्या करेगा, देख अंग्रेज जब यहाँ व्यापार करने के लिए आया है तो कुछ न कुछ यहाँ व्यवस्था भी करता है, यानी रेलवे लाइन बिछाता है, रेलवे लाइन का निर्माण करता है ना, यहाँ का खाना भी रहता है यहाँ खुला हुआ। और फिर एक छापा खाना होता है, क्या होता है, छापा खाना का विकास करेगा, छापा खाना का विकास, इस सबका विकास करेगा। क्या करेगा, विकास करेगा। तो ध्यान से देख समझ, इसका कैसे, इसका इस सबका कैसे योगदान है भारत के राष्ट्रवाद में, तो समझने वाली चीज है। अरे पहले क्या था कि रेल नहीं था, तो आदमी जैसा मान के चलिए कोई अगर ही देश में है, यहाँ है ना यहाँ, तो वो यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ बहुत दूर है तो नहीं जा सकता, दिक्कत है। यही वाला आदमी यहाँ नहीं आ सकता, दिक्कत है। जब रेल के साधन हो जाएगा तो रेलगाड़ी पे बैठ करके आराम से सब आ सकता है,
आ सकता है नहीं आ सकता है? चला सकता है। यानी रेलवे लाइन के द्वारा एक दूसरे से वो मिल सकता है, यानी एक राजा दूसरे राजा से जा करके मिल सकता है, कुछ बातचीत कर सकता है, कुछ समझौता कर सकता है कि नहीं कर सकता है? हाँ सर कर सकता है। तो एक अहम भूमिका ये भी है ना। मान के चल सेना सिपाही के जाना लुक छिप करके यहाँ से वहाँ पर, यहाँ जैसे इस जगह पर लड़ाई हो गया, ऐसी राजा के पास सेना जाते है, अपना सेना ट्रेन के माध्यम से यहाँ भिजवा दिया। एक कारण ये भी रहा। दूसरा डाक खाना। डाक खाना में क्या था? अब जैसे कि मान कुछ क्रांतिकारी लोग हैं, अभी राजा चाह रहा है कि हम युद्ध करेंगे इससे, इसको बताना चाहता है, तो कैसे बताएगा? फोन है, हाँ हेलो कौन, हम बोल रहे हैं, है ना, फोन हो गया। अब है ये सब, पहले था ये सब नहीं था। तो पहले चिट्ठी लिखाता था, तो डाक खाना का विकास हो गया, तो दूर दूर भी आदमी डाक खाना में जाकर लिख कर डाल दे कि हाँ इतना तारीख हम युद्ध करने वाले हैं, है ना, उसमें शामिल आपको होना है। मैसेज भेज दिया, यहाँ पहुँच गया, चिट्ठी पढ़ लिया। तो इससे भी राष्ट्रवाद का अथी हो रहा है, राष्ट्रवाद में योगदान दे रहा है कि नहीं दे रहा है? छापा खाना बहुत अच्छी, अंग्रेज के खिलाफ छाप करके पत्रिका में अखबार में निकाल दिया, सब पढ़ा देखा रहे एक तरीके, ऐसे गलत काम कर रहा है मेरे साथ अंग्रेज लोग, है ना, भारत इसको बहुत लूट रहा है। तो इससे भी योगदान है, इसमें भी इसका भी योगदान रहा ना भारत के राष्ट्रवाद में विकास करने का। तो बिल्कुल यहाँ तक भी रहा। बताओ तुम लोग को यहाँ तक अभी तक कोई दिक्कत हुआ है पढ़ने में, समझने में? नहीं ना? आप लोग को दिक्कत है? नहीं है। चलो अब हम आते हैं, अब दूसरा इसका पॉइंट हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसका आर्थिक कारण। क्या होगा? आर्थिक कारण। चल इसका दूसरा पॉइंट है आर्थिक। क्या है? आर्थिक कारण। आर्थिक कारण समझता है? पैसा कौड़ी। आर्थिक कारण बोले तो पैसा कौड़ी। ये कारण ये भी था, अंग्रेज लोग ये कहा लाया था, पैसा कमाने के लिए आया था। जबरदस्ती टैक्स वसूलेगा, धर्म परिवर्तन करवाएगा, कहेगा कि हमारा धर्म स्वीकार कर लो, है ना रे, बहुत तरह का काम करेगा। देखो तो आर्थिक कारण में सबसे पहला जो कारण था, जो मुख्य कारण था, वो क्या था? क्रूरता से कर वसूल करना, यानी कर का क्रूरता पूर्वक वसूल करना। कर समझता है? कर का क्रूरता पूर्वक वसूली करना। अरे कर मैंने टैक्स रे, कर मतलब टैक्स, यानी क्रूरता का मतलब कि जो देने योग्य नहीं है ऊपर से जबरदस्ती तो टैक्स ले रहा है। जैसे किसान, टैक्स कौन देता था? किसान ले जाता देता था। मान लो कि किसान लोग का तो खेती हुआ, ठीक है दे देगा बेचारा, लेकिन अगर खेती नहीं हुआ, हर घर खेती में करता है, फसल बर्बाद नहीं होता है, कभी बाढ़ आ गए, कभी सुखाड़ आ गए, तो कहीं बरसात नहीं हुआ, तो वही ना सुखाड़ हुआ। तो बेवकूफ़ी वाला क्या बोल रहे हैं। तो इस तरीके से होता है, तो बेचारा कहाँ से देगा? मरेगा ना रे। लेकिन ओकरों से तो जबरदस्ती ले रहा है, हम सब नहीं जानते हैं, हमको टैक्स चाहिए, तुम क्या जहाँ से दो। बेचारा खा लेगी, जो अनाज रखे रहेगा वही ना देगा, भूखे मरेगा, है ना। तो पहला कारण था कर का क्रूरता पूर्वक वसूली करना। एक कारण ये था, भारत के राष्ट्रवाद में योगदान देने का एक कारण ये भी था। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक में एक और मेन कारण था जो याद रखना, 3 कठिया प्रणाली लाया था। मुझे लाया था, हाँ इसी में लाया था 3 कठिया प्रणाली। 3 कठिया प्रणाली समझता है? 3 कठिया प्रणाली तो इनका पता है रे? 1 कट्ठा में, 1 बीघा में क्या कट्ठा? हाँ 20 कट्ठा है यार, किसान के बेटी है। तो 20 कट्ठा। अब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर, कितना कट्ठा पर? तो नील के खेती करना है। कौन सी खेती करना है? नील नहीं देखा जो तो नील कपड़ा में डालता है, लील जिसको तो नहीं बोलता, उसको बोलते नील, है ना। तो उसको खेती करवाता था कौन? अंग्रेज लोग। और अंग्रेज लोग इसका लील को खेती करवा करके लेके चल जाता था इंग्लैंड, अपना फैक्ट्री में जाकर क्या करता था? यूज करता था। और आपको बता दें कि नील की खेती करने से आप अगर एक जमीन पर अगर 3 से 4 बार नील की खेती उपजा लीजिएगा ना, तो जमीन क्या हो जाएगा? बंजर। क्या हो जाएगा? मतलब वो खेती करने लायक रहबे नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरा कारण क्या हो सकता है? आपको चर्म रोग हो जाएगा। चर्म रोग में चमड़ा से संबंधित बीमारी हो जाएगा आपको इसका खेती करने से। बताओ कितना खराब चीज है। लेकिन जबरदस्ती कहता था अंग्रेज बात कि तोरा करना है, ना करवे तो जमीनिया छीन लेबो, ठीक है। नहीं करे जमीन क्या करेंगे? छीन लेंगे। बेचारा मजबूरी में क्या करता था? 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती क्या करता था? वो उपजाता था। तो एक कारण ये भी रहा हमारा, एक कारण ये भी रहा। 3 कट्ठा प्रणाली में कोची करवाता था? तो नील की खेती। नील की खेती कितना में? 20 में 3 कट्ठा। 20 में 3 कट्ठा पर क्या करवाता था?
नील की खेती करवाता था। कोई दिक्कत है? तो जिसके वजह से भी लोग क्या होगा, परेशान होगा और उग्र होगा और भारत अंग्रेज के खिलाफ क्या करेगा, क्रांति करेगा। तो राष्ट्रवाद की भावना जाग रहा है ना, पानी रहने देना थोड़ा, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट से देखो, आर्थिक कारण का दूसरा कारण क्या था, तो कहता है कि 1882 ईस्वी में, कब 1882 ईस्वी में 1882 ईस्वी में क्या होता है कि जो ब्रिटेन का जो माल होता है, मतलब जो ब्रिटेन से जो सामान आ रहा है उस पर आयात शुल्क क्या कर देता है, हटा देता है, खत्म कर देता है। यानी कि 1882 ईस्वी में ब्रिटेन, बोले तो इंग्लैंड ना, ब्रिटेन पर, ब्रिटेन के माल पर, ब्रिटेन के माल पर आयात शुल्क हटा देता है ना। अब इससे दिक्कत क्या होगा, सुनो देखो, आयात शुल्क हटा रहा है मतलब ये हो रहा है कि जैसे तुम लोग देखा होगा, जैसे चाइना का प्रोडक्ट हमारे देश में ज्यादा यूज होता है, चाइना वाला सामान अपना लेके आता नहीं है बेचने के लिए, भारत सरकार को टैक्स देगा कि नहीं देगा, तब ना भारत सरकार का कुछ रोजी रोटी चलेगा, कुछ फायदा होगा, है ना, बेनिफिट होगा। अब ई का क्या शुल्क में हटा दिया, क्या किया, यानी ब्रिटेन से जो भी माल आ रहा है एक पर कोई टैक्स नहीं, मतलब बिल्कुल टैक्स फ्री। तो जैसे भारत को जो इनकम होने वाला था वो खत्म हो गया, और यहाँ से खरीद के लेके जा रहा है माल, जैसे मान के चलो सूती बस लेके गया यहाँ से, क्योंकि भारत में कपास की खेती ज्यादा होता था, तो सूती बस लेके जाता था और वहाँ फैक्ट्री में ले जा करके वो ढेर सारा उसको बनाता ना था, बना करके वापस फिर कहाँ लाके बेचता था, भारत में। अब चूंकि भारत में तो लोग हाथ से काम करते थे, दिन भर बहुत 1 गो 2 गो 3 गो ऐसे बनाएगा, एक आदमी से ज्यादा बनाएगा, अब वहाँ फैक्ट्री में बढ़ रहा तो 100 गो एक बार बन जाता था, बहुत तेजी से काम कर रहा था। और चूंकि इसको टैक्स वैक्स नहीं लगता था, तो जब टैक्स नहीं लग रहा था काम सामान को सस्ते दाम में बेच देगा, टैक्स वैक्स लगे रहता ना ज्यादा महंगा होगा। जैसे अभी जीएसटी वगैरह लेता है, जीएसटी लगता है, सीजीएसटी लगता है, एसजीएसटी लगता है, किस पे, पेट्रोल पे, तब दाम 100 प्लस है। अभी अगर टैक्स घटा देना तो 25-30 रुपये 40 रुपये पेट्रोल बिके लगेगा, समझ रहे बात करते, टैक्स के कारण बड़ा रेट, तो इसको टैक्स में ना लग रहा है, तो सस्ता में बेचेगा, एक माल ज्यादा बिकेगा भारत में, एक माल ज्यादा बिकेगा तो जो छोटा छोटा उद्योग था जो दिन भर में 1 2 बना रहा था, ऐसे बनवा रहा था, ये बेचारा बर्बाद ना हो जाएगा। ये सब भट, ये सब छोटा छोटा जो कुटीर उद्योग वाला था, ये सब मजदूर बन जाता है, श्रमिक बन जाता है, ये सब का स्थिति खराब हो जाता है, नीचे दब जाता है, तो इससे दिक्कत होगा। तो दिक्कत होगा तो क्या होगा, वो लोग विरोध करेगा ना इसका, तो यहाँ से भी राष्ट्रवाद का भावना जगेगा, समझ में आ रहा है बात को। एक कारण 1882 ईस्वी में ब्रिटेन से जो माल शुल्क हटा दे, एक कारण ये भी था। तीसरा जिसका पॉइंट है वो धार्मिक कारण है, हाँ, तीसरा है इसका क्या, धार्मिक कारण। कौन सा कारण, धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में क्या है ना कि बहुत सारे लोग आएंगे, और धार्मिक कारण में बड़ी बड़ी बात है। जैसे पहला क्या है, धार्मिक कारण में सबसे पहला कारण है कि अंग्रेज क्या करता था, रंग भेद की नीति अपनाता था। इसकी नीति अपनाता था, काला गोरा, हाँ, रंग भेद की नीति, रंग भेद की नीति कौन अपनाता था, अंग्रेजवा। कौन बा, अंग्रेजवा। अंग्रेजवा का लेके हम गोर ही हो, तो नहीं करिया है, ठीक ना, तो नहीं काला है, हम गोरे हैं, और गधा के पता नहीं कि काले हैं तो क्या हुआ, समझ रहे बात, तो क्या हुआ तो उनके पता है, ठीक है। तो रंग भेद की नीति अपनाता था, और कुछ कहता था कि तू काला है ना, तो तू हमने के साथ नहीं बैठ सकता है, हमने के सलाम ठोको, जय हिंद सर, ठीक है, रास्ता में जाने मिली नमस्ते सर, मुड़ी झुका के चल दिली है। और कहता था कि ट्रेन में जो तुमने देखा है वो फर्स्ट क्लास होता है, जो एसी उसी जो होता है, ओकरा में सब सफर, भारतीय को सफर करने का अलाव नहीं था, भारतवासी को सफर करने का अलाव नहीं था, क्योंकि रंग भेद के वजह से यहाँ तो गांधी जी को भी हटा दिया गया था फर्स्ट क्लास से। सोचो, गांधी जी को भी हटा दिया गया था ट्रेन में से, तो रंग भेद की लोग नीति अपनाता था। तो तोरा साथ कोई जाति होता करता वैसे रंग भेद के, तो काला गोरा का गुस्सा नहीं पड़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, लगेगा मार के तो उठा, कैसे बोलते उठा के फेंक देवे गोरा, है ना, तो वैसे ही उन लोग को गुस्सा नहीं पड़ता था। तो रंग भेद की नीति अपनाएगा तो अंदर से जुनून आएगा कि रुका मारी देंगे अंग्रेज वगैरह पकड़ के, नहीं रहे, तो राष्ट्रवाद की भावना क्या होगा, जगेगा। यानी सबको फर्स्ट क्लास में जगह नहीं दिया जाता था। और गधा लोल्हा का पता नहीं अंग्रेज वाक्य कि ऊपर वाला 3-3 गो रोटी बनेले है ना रे, ऊपर वाला क्या रोटी बने को है, 3 गो। एगो ऐसा रोटी देखा है, एक रोटी होता है जो हल्का कच्चे रहता था पर उजला रहता है, एगो रोटी जो है
पूरा जल जाता था, पूरा काला हो जाता है। आया को रहता रोटी खूब बढ़िया बन जाता था, फ्रेश रोटी, तो ना उजले रहता ना काले रहता, मतलब बीच में रहता है। तो हमने कौन है, हमने कौन वाला, हमने अच्छा रोटी की खराब रोटी है, अच्छा रोटी है। हमने बीच वाला अच्छा रोटी है ना। है यहाँ हर रंग के मिलता है, काला, गोरा, मिक्स, ब्राउन शुगर, कौन कौन शुगर होता है ना, सावला, समझ में आ रहा बात करिए ना जी। हाँ, आई लोल्हा को पता नहीं कि तू कच्चा रोटी है, ये सब कच्चे रहा, अंग्रेज में कच्चे रह गया। आई कलाका कौन है, अरे वेस्ट इंडीज वाला है, दक्षिण अफ्रीका वाला, करिया करे पर कोयला कोयला भूत होता है, देख लिया ना। तो ये गधा का पता नहीं है, आई बात करता रंग देख के नहीं, हाँ तो भूत लिया इसको, तो अब इसको समझ में आता होगा, बड़ी सब राज किया, कोई दिक्कत है। इसके बाद कुछ और अंग्रेज लोग आता है, जैसे मैं मैक्स मूलर कहाँ का था, जैसे तूने पढ़ा होगा भारत से हमने क्या सीखा, हिंदी में ना पढ़ी, भारत से हमने क्या सीखा, जर्मनी के है ही, तो मैक्स मूलर था। कौन था, मैक्स मूलर। और कौन था, हाँ मैक्स मूलर। और था चार्ल्स बिल्किंस। कौन था, चार्ल्स बिल्किंस, चार्ल्स बिल्किंस। और एक था सर विलियम जोन्स। क्या था, सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स। ये सब है तो अंग्रेज, लेकिन कर कुछ रहा है, ये भारत में आता है। भारत का जो ग्रंथ होता है ना, किसमें लिखा रहता था, या तो हिंदी में लिखा रहेगा या संस्कृत में लिखा रहेगा, ठीक है। उसको ये लोग क्या करता था, अंग्रेजी में अनुवाद करके पढ़ता था, अंग्रेजी में अनुवाद करके पढ़ता था और लोगों को बताता था। जैसे भारत से हमने क्या सीखा, तो भाषण था, भाषण में बताया था ना, भारत का अच्छाई के बारे में बताया था ना। इससे क्या साबित होता है, इससे ही साबित होता है कि हमारा भारत का जो सभ्यता है, भारत का जो सभ्यता है, जो धर्म है, वो अच्छा है। अंग्रेज लोग से क्या अच्छा है, तब ना हम लोग के बारे में पढ़ता है, लोग पढ़ करके बताता है, दूसरे को क्या कर रहा था, बता रहा था। तो सोचो, यहाँ चार्ल्स बिल्किंस से एक सवाल पूछेगा, क्या कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, चार्ल्स बिल्किंस ने ही किया था। तो याद रखना, इसको पूछता है कि भगवत गीता किसका अनुवाद इंग्लिश में किया था, तो भगवत गीता है, ग्रंथ है हिंदू धर्म में, है ना, तुमको पता है ना, भगवत गीता ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था कौन, अंग्रेजी में अनुवाद किया कौन किया, चार्ल्स बिल्किंस। पूछता है कि बताओ भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किस अंग्रेज ने किया था, अंग्रेज चार्ल्स बिल्किंस। अरे जो सर विलियम जोन्स है ना, ये जाता है बंगाल, और बंगाल में जा करके हाँ, तो पहले बंगाल है ना था, बंगाल फिर बता नहीं, बंगाल दो भाग बंटता है, पूर्वी और पश्चिमी। तो पश्चिमी तो अभी तक ही है, अब पूर्वी बंगाल बन जाता है बांग्लादेश। क्या बन जाता है, बांग्लादेश जाता है। 1784 में जा करके एक सोसाइटी का स्थापना करता है, जिसका नाम होता है सर एशियाटिक सोसाइटी। क्या नाम होता है, सर एशियाटिक सोसाइटी, सर एशियाटिक सोसाइटी, सर से तुम कर रही है, हम गड़बड़ा है, सर एशियाटिक सोसाइटी का क्या कर देता है, स्थापना कर देता है। अब इसके बाद क्या होगा ना, कि अब भारत में बहुत सारा धर्म का आंदोलन चलने लगा था। क्या हो रहा था, भारत में बहुत सारा धर्म का क्या चल रहा था, आंदोलन चल रहा था। जैसे कौन कौन धर्म का था, जैसे देख, एक था आर्य समाज, आर्य समाज के मानने वाले लोग थे, तो क्या था, हाँ बड़े बड़े समाज था ना, आर्य समाज था, प्रार्थना समाज था, और ब्रह्मा समाज होता है, जैसे आर्य समाज हो गया, ब्रह्मा समाज हो गया, फिर तुम्हारा प्रार्थना समाज हो गया, प्रार्थना समाज हो गया, फिर क्या था, हाँ रामकृष्ण मिशन तथा राम रामकृष्ण मिशन क्या था,
आर्य समाज, ब्रह्मा समाज, प्रार्थना समाज और क्या था, रामकृष्ण मिशन। मिशन। तो दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ पर आर्य समाज के जो संस्थापक थे, पूछता है एग्जाम में, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? क्या संस्थापक? कौन चीज? संस्थापक की बात करें ना। आर्य समाज का संस्थापक था स्वामी दयानंद। क्या था? स्वामी दयानंद। कौन था रे? स्वामी दयानंद। हाँ, तो स्वामी नाम सुने। दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन समाज के संस्थापक थे? आर्य। आर्य समाज के संस्थापक थे। ब्रह्मा समाज के कौन थे? ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे राजा राम राय मोहन राय। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय बड़ा विद्वान व्यक्ति था, बड़ा ही तेज बुद्धि का था, महात्मा बहुत ज्यादा गांधी। पढ़ा लिखा था। इसको सब चीज का ज्ञान था, हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत सब जानता था। उर्दू भी आता था हाँ, इसे। उनको सभी चीज का ज्ञान था ना, बहुत ज्यादा लैंग्वेज, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। फिर आता है प्रार्थना समाज। कौन समाज? एक बार प्रार्थना नंबर समाज। बता दीजिए आपका। प्रार्थना समाज का था रामचंद्र है एक बार नंबर बता दीजिए। गांधी जी, गांधी जी राजा राम मोहन राय वही ना है गांधी जी। वो दूसरा है रे, गांधी जी ये अलग है। तो गांधी जी मोहनदास करमचंद गांधी की बात कर रही है, वो भी बताएंगे अभी आगे आएगा। गांधी जी के बारे में बताएंगे तो और मजा आएगा, है ना। ये तो थोड़ा इसमें बहुत सारा पॉइंट है ना, उसमें और मजा आएगा। तो क्या चीज बोली भैया बउआ? प्रार्थना समाज कौन है? रामचंद्र। कुछ नाम है होगा? रामचंद्र पांडुरंगा, या एक आत्मारंग पांडुरंगा, आत्मा राम पांडुरंगा ही बोलता है। रामचंद्र रामचंद्र पांडुरंगा। देखा है ये बताइए, याद रखनी है। सिया रामचंद्र की जय, है ना। रामचंद्र पांडुरंगा, यहाँ से याद रख। पांडव 5 भाई है ना रे, कौरव पांडव पांडु। चल अगला, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन? रामकृष्ण स्वामी स्वामी विवेकानंद। नंद। स्वामी विवेकानंद। तो रामकृष्ण मिशन के कौन? स्वामी विवेकानंद। पूछेगा एग्जाम में। बताओ, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्मा समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज के संस्थापक रामचंद्र पांडुरंगा। रामचंद्र पांडुरंगा। फिर पूछेगा प्रार्थना समाज के रामचंद्र पांडुरंगा। फिर पूछेगा तुम्हारा रामकृष्ण मिशन का स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, बहुत अच्छा। अब जब ये जो है अपना अपना धर्म का प्रचार कर रहा है, तो अपना अपना धर्म का प्रचार कर रहा है, ठीक है ना। अपना अपना धर्म के प्रचार कर रहा है, यानी तो सबको बता रहा है ना, और सबको यह भी साथ में कह रहा है, प्रचार भी कर रहा है, ये भी कह रहा है साथ में कि देखो किस तरीके से जो हमारा धर्म है ना, हमारे धर्म के साथ अंग्रेज जो है क्या कर रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है। क्योंकि अंग्रेज आता है, अब आके सबको जबरदस्ती ईसाई धर्म बदलने लगता। अंग्रेज बोलता था कि ईसाई धर्म को मानो, तो ये सब अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, बता रहा है लोगों को कि अंग्रेजवा जो आता है ना, तो हम लोग को धर्म के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, हम लोग को धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है, अपना धर्म को मान्यता दे रहा है, हम लोग को धर्म को मान्यता नहीं दे रहा है। तो जिससे लोगों को जब पता चलेगा तो क्या होगा, उसके अंदर आक्रोश आएगा, आक्रोश की भावना जगेगा ना जी। तो क्या होगा, राष्ट्रवाद का उदय यहाँ से भी होगा। बोलो जी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इसके बाद एक बात लास्ट पॉइंट है, चल यहाँ देख, इसका चौथा कारण देख लेते हैं। चौथा में हम देखेंगे अन्य कारण। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अरे यहाँ तक इसको दिक्कत है ना, बोल नहीं। अन्य कारण समझ, अन्य कारण में क्या था, तो अन्य कारण भी कुछ था। अन्य कारण में देखो, चलो अन्य कारण की अगर बात करेंगे तो हम चलेंगे 1885 में, 28 दिसंबर 1885। तो 28 दिसंबर 1885 की घटना बता रहे हैं तुम लोग को। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में, है ना। अब अंग्रेज क्या सोचता है कि देखता है कि भारतवन वाला को कुछ दिक्कत होता है तो दौड़ हमारा जो चल आता है, यानी ये लोग को कुछ परेशानी होता है तो हमारा पास आता है, और हमारा पास आता है तो हमने के भी परेशान करता है साथ साथ। तो अंग्रेज क्या सोचता है कि ऐसा करें कि खनिये के देश में एगो हम कोई एगो कुछ ऑफिस वगैरह खोल दें, है ना, और ओकरा में वो खनिये के आदमी के बैठा दें, यानी हम अपने कठपुतली बैठा दें। क्या बता दें? कठपुतली। कठपुतली का मतलब होता है कि काम कर रहा है तुम्हारा, लेकिन वो नाच रहा है हमारे इशारा पे, हम जैसा कहेंगे वैसे ही नाचेगा। तो क्या करता है कि कठपुतली बैठाता है। क्या बैठाता है? हाँ, और एक ऑफिस का निर्माण करता है, उसको बोलता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या बोलता है? उसको बोलता है भारतीय, क्या बोलता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस।
इसका निर्माण कर देता है। एकर अध्यक्ष पता किसको बनाता है? इसका अध्यक्ष बनाता है भारत के ही लोगों को, भारत के ही लोगों में से किसी एक को बनाता है। कहता है कि लो जा अब बना के सोचता कुछ है कि अब भारत वाला कुछ दिक्कत होगा तो हमरा जो तो नहीं आएगा, जाएगा एकरा बिजुन एकरा माथा चाटेगा, एकरा माथा खराब करेगा। हम थोड़ा सा माथा हम टेंशन से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। लेकिन वो गधा की पता नहीं था कि जेकरा लगी हम जेकरा हम दूधवा पिला रहे थे अंतिम में हमरे डसेगा, है ना। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शुरू में तो बैठा वही लोग, अंग्रेजी लोग निर्माण किया इसका, लेकिन अंतिम में जाते जाते क्या करेगा, इसी के प्रयास से भारत के आजाद होने बहुत मतलब क्या होगा, मदद मिलेगा। क्या मिलेगा? हाँ, यानी धीरे धीरे क्या होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है ना तो अपना क्या करेगा, मजबूती पकड़ेगा। क्या करेगा? मजबूती पकड़ेगा और बाद में क्या करेगा, आजाद करा देगा। क्या करेगा? आजाद करा देगा। किसके मदद से? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मदद से। हम क्या बोल रहे थे कि अन्य कारण क्या बताया कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में एक अंग्रेज होता है, अंग्रेज अधिकारी, इसका नाम था A.O. ह्यूम। क्या नाम था? A.O. ह्यूम। ये क्या करता है तो यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या किया है? हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या करेगा, स्थापना करेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। और स्थापना कर करके अपना एक कठपुतली वहां पर नियुक्त करेगा। क्या करेगा? कठपुतली क्या करेगा? नियुक्त, यानी कि अध्यक्ष बनाएगा। क्या करेगा? अध्यक्ष बना देगा। जो जेकरा में अध्यक्ष कौन रहेगा? भारतीय लोग ही रहेगा। कौन रहेगा? भारतीय लोग ही रहेगा। अब यहाँ से देख तो पूछेगा बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो बोलना A.O. ह्यूम। मुझे बोला A.O. ह्यूम। अब यहाँ से ढेर मनी सवाल बनेगा, हम लिखा देते हैं इसी के बारे में, इसके बारे में लिखा रहे। ठीक, एक ध्यान से सुन। पहला जो सवाल यहाँ से तुमसे बन सकता है कि पूछेगा कि बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, मतलब सबसे पहला अध्यक्ष, पहला फेंका जाएगी तो प्रथम बोले तो पहला, प्रथम बोले तो पहला अध्यक्ष, पहला बताओ पहला अध्यक्ष कौन था? पहला अध्यक्ष बनाया था जो भारत मूल के थे, W.C. बनर्जी। क्या नाम था उनका? W.C. बनर्जी। यानी कि इसको शॉर्ट में बोलेंगे तो बोलेंगे बेमेश चंद्र बनर्जी। W से बेमेश, C से चंद्र, B से बनर्जी, बेमेश चंद्र बनर्जी। तो पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष, तो बोलना W.C. बनर्जी। W.C. यानी बेमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? लॉक नहीं रहा रही पर तो लिखा है गधा कहीं का, पोपटे ही सब है। 28 दिसंबर 1885। चलिए जाइए देखिए क्या बोले थे बच्चे जी हम। हाँ, तो पूछेगा क्या, पहला अध्यक्ष कब हुआ था? जगह बचेगा नहीं तो। अच्छा उतार, एक बारे में बताते हैं, इसको उतार दो फट से, उतारे फिर आगे बताते हैं। चलो इधर ध्यान दो, साइलेंट हो जाओ। यहाँ देखो हम बता रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। ठीक, बता सबसे पहला अध्यक्ष कौन इसका बना था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहला अध्यक्ष पता नहीं ना, वो था W.C. बनर्जी। कौन है? W.C. बनर्जी। कब किया गया था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। किसने किया था? A.O. ह्यूम। अब प्रथम सम्मेलन इसका कहाँ हुआ था? पूछेगा कि इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? याद रखना, पुणे का महाराष्ट्र। हाँ, यानी महाराष्ट्र में पुणे पड़ता है ना, पुणे में हुआ था। कहाँ हुआ था? पुणे में। याद रखना जो महाराष्ट्र पड़ता है। और पुणे में भी पूछा था कि पुणे में ही पूछेगा कि पुणे में कहाँ हुआ था। क्या कहना? पुणे के लिए कहना गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो याद रखो बदरुद्दीन तैयबजी। कौन था? बदरुद्दीन
तैयब जी जी। बदरुद्दीन तैयब जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इतना ही सवाल बनेगा, ठीक है ना। पहला अध्यक्ष पूछता, पहला अध्यक्ष तो WC बनर्जी। कब किया गया था? 28 दिसंबर 1885 को। किसने किया? ह्यूम अंग्रेज अधिकारी था। प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? पुणे में हुआ। महाराष्ट्र में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। यानी ये काम है जो, और इसी के धीरे धीरे क्या होता है, ये मजबूत हो जाता है, और इसी के प्रयास से फिर क्या होता है, भारत आजाद हो जाता है। भारत आजाद हो जाता है। कोई दिक्कत है तब में? राष्ट्रीय कांग्रेस इसका दूसरा देख, अन्य कारण में दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट था ना, अन्य कारण में दूसरा पॉइंट में याद रखना कि 1913 ईस्वी में 1913 हाँ, एक था लाला हरदयाल सिंह था। कौन था? लाला हरदयाल सिंह। लाला हरदयाल सिंह। हरदयाल सिंह। लाला हरदयाल सिंह। ये कहाँ है? भारत में ना है, कहाँ है? अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका। ये है अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका। और अमेरिका में बैठे बैठे ये चाह रहा है कि भारत कैसे आजाद हो जाए, भारत कैसे स्वतंत्र हो जाए। वहीं से ये क्या कर रहा है? सोच रहा है। कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है। तो ये अमेरिका में क्या करेगा? अमेरिका में एक पार्टी का रहने वाला कहाँ के? भारत के लाल नमो से लग रहा है, लाल हरदयाल सिंह कहाँ गया? अमेरिका में रहेगा ये। भारतवासी है। कौन है? भारतवासी है। और अमेरिका के सेंट फ्रांसिस्को में, अमेरिका के सेंट फ्रांसिस्को में एक पार्टी का स्थापना करता है ना। सेंट फ्रांसिस्को में एक पार्टी, गदर पार्टी। कौन पार्टी? गदर पार्टी। हाँ, गदर पार्टी का क्या करता है? गदर पार्टी। हाँ, गदर पार्टी का स्थापना कर देता है। और इसी पार्टी के साथ वो चाहता है कि भारत क्या हो जाए? आजाद हो जाए। आजाद हो जाए। तो दिक्कत है, नहीं। तो इनका भी योगदान रहा उसमें, रहा कि नहीं रहा? फिर याद रख लेना एकदम पॉइंट 1917 ईस्वी में, 1917 में दो को राज्य कहाँ कहाँ? एक तो महाराष्ट्र, मुंबई, और एक हमारा चेन्नई, जो पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था, अभी इसको क्या बोलते हैं? चेन्नई। चेन्नई बोलते। अब महाराष्ट्र में क्या होता है कि जैसे क्या हो रहा था कि पहले क्या था, इधर तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में क्या था, कुछ भी दिक्कत होता था पहले तो भारतवासी अंग्रेज के पास दौड़ के जाता था, अंग्रेज इसको दौड़ाता था, बार बार परेशान करता था, नहीं करता था। तो ये बोला कौन एक आता है, कौन हमारा एक आता है हमारा बाल गंगाधर तिलक को बोलते हैं। वो क्या करता है कि एक होम रूल आंदोलन लाता है। कुछ लाता है होम रूल आंदोलन, मतलब कहता है अंग्रेज के पास नहीं जाओ, अंग्रेज के पास होम मैंने घर, रूल मैंने अपना रूल बनाओ, मतलब अंग्रेज के पास नहीं जाओ, कुछ अगर दिक्कत है मैटर परेशानी अपने में सुलह करो, अपने में सुलह करो। तो होम रूल आंदोलन यहाँ भी होता है, और होम रूल आंदोलन कहाँ होता है? चेन्नई में भी। लेकिन याद रखना यहाँ पर जो होम रूल आंदोलन करवाता है वो करवाता है बाल गंगाधर तिलक। कौन करवाता है? बाल गंगाधर तिलक। हाँ, बाल गंगाधर तिलक। एकरा कौन करवाता है? एकरा करवाता है एनी बेसेंट। कौन करवाता है? एनी बेसेंट। एनी पूछेगा चेन्नई में होम रूल आंदोलन कौन किया? एनी बेसेंट। महाराष्ट्र में कौन किया होम रूल आंदोलन? बाल गंगाधर तिलक। इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा होगा तो दिक्कत है। तो ये था आपका आज का क्लास, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसमें जो है ना थोड़ा पॉइंट रटने वाला था, ज़्यादातर रटने वाला पॉइंट है, तो आप लोग को थोड़ा सा अजीब लगा होगा। बाकी इसके बाद हम पढ़ाएंगे गांधी युग, यानी गांधी जी के बारे में पढ़ाएंगे, उसमें काफ़ी मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। तो बने रहिएगा क्लास में, और शाम को लाइव जुड़ना जरूर, बिल्कुल भी नहीं बोले, ठीक है। अभी फिर आज सिर्फ संडे के लिए, आज सिर्फ 6 बजे शाम में किया है, बाकी सुबह 7 बजे लाइव चलता है, तो सुबह 7 बजे लाइव में ऐड होगो, ठीक है ना। और ला तो जरा हुए वो कम्प्लीट हो देता। और आप लोग को बता देना चाहते हैं यूट्यूब के प्रचार के लिए हम एक पंपलेट छपा, हैंडल छपा है, ठीक ना। आप लोग को दिखता होगा, देखो तो, है ना, आप लोग को दिखता होगा सही से, ठीक है। तो इसलिए जो है आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए और चैनल को आगे से आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि फ्री, तो बिल्कुल फ्री, एकदम फ्री में ही आप पढ़ सकते हैं घर बैठे। और लाइव डिस्कशन में जुड़िए और हमारे साथ बने रहिए, बहुत कुछ सीख के जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें, चलिए।